आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 14, अशोक का अंतिम युद्ध। तो इस पार्ट में हम अशोक के अंतिम युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इस एकांकी के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार वसंती बंशीधर श्रीवास्तव है। इस एकांकी में एक नारी के साहस और शौर्य का भी मार्गस्पर्शी चित्रण किया है। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को युद्ध के नाम से भी घृणा हो गई थी। इसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना पूरा जीवन कल्याणकारी कामों में ही लगा दिया। पात्र परिचय: अशोक मगध का राजा। तो अशोक कौन थे? मगध के राजा थे। पद्मा कौन थी? कलिंग की राजकुमारी। द्वारपाल, संवाददाता, सैनिक। तो इस पात्र में हमें ये सब देखने को मिलेगा। पहला दृश्य, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका लहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या हो चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए बैठ जाते हैं। अशोक सिद्ध है, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सकता है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? तो अभी अशोक जो है वो थोड़ा परेशान है। 4 साल से युद्ध हो रहा है और क्या है, दोनों ओर के लाखों लोग मारे गए हैं, लाखों घायल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो असफल है। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, इसके बारे में वो सोच रही है। द्वारपाल सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश करके, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार आया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। वो भी जो वो गुप्तचर था उनको संदेश देता है कि कलिंग के महाराज जो है वो लड़ाई में मारे गए। अशोक प्रसन्नतापूर्वक मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। तो अभी अशोक जो है वो बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब तो मगध की विजय हुई क्योंकि कलिंग का राजा मारा गया है। तो जो उसका गुप्तचर होता है वो एकदम चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? अब अशोक कहता है कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, ऐसे चुप क्यों हो? संवाददाता कहता है धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया। अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा, पर या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं। अभी क्या है कि वो कहते हैं कि जाकर कह दो कि कल मैं सेना का स्वयं संचालन करूंगा, तो कल कलिंग के दुर्ग के फाटक जो है या तो खुल जाएंगे या फिर हम वापस ही चले जाओगे। अब इसका दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, अशोक शस्त्र सज्जित घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक कहते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए नंदी की गोद में सो जाएंगे। वो भी क्या है, वो अपने सैनिकों को बताते हैं ये बात कि आज हमें 4 साल हो गए हैं यहाँ पर युद्ध करते करते, लेकिन अभी तक हमें विजय प्राप्त नहीं हुई है। कलिंग के ऊपर हमारी मगध का पताका नहीं लहरा रहा है। तो क्या है कि आज हमें ऐसे युद्ध करना है कि या तो कलिंग दुर्ग के ये जो फाटक है खुल जाएंगे या फिर हम सभी मारे जाएंगे। तो अभी आज वो उन्हें शपथ लेने के लिए कहते हैं कि आज हमें एक की हार या जीत निश्चय करनी होगी। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष
वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। वो क्या हुआ, अचानक से कलिंग दुर्ग का फाटक खुल जाता है और सब देखकर हैरान हो जाते हैं। सबकी तलवारें खींची रह जाती है क्योंकि उसमें से क्या है, स्त्रियों की सेना फाटक से बाहर निकलती है और उनके सामने कुछ पुरुष जो है वो खड़े रहते हैं। तो क्या है, वो स्त्रियां जो है सैनिक के वेश में एकदम चंडी सी दिखाई दे रही है। और क्या है, जो चंडी सी दिखाई दे रही है वो कौन है, वो कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है जो स्त्रियों की सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आई है। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। तो इस तरह से रानी पद्मावती जो है वो भी अपनी सेना को समझाती है, सतर्क करती है। अशोक सत्य यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? ना, मैं स्त्रीवध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी? वो भी क्या है, अशोक कहते हैं कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठा सकता, मैं स्त्रियों का वध नहीं कर सकता, मुझसे ये पाप नहीं होगा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उन पर कोई भी शस्त्र नहीं चला सकता हूँ। और अपने सैनिकों से भी कहते हैं कि आप भी कोई किसी पर शस्त्र, स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे युद्ध करना चाहती हूँ। अब अशोक कहते हैं, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं नहीं हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा कहती है, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। तो वो कहते हैं कि हमारे शास्त्र की यही आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा कहती है, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग पर सिंदूर पहुंच दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सैनिकों से कहो कि तलवार उठाए। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। तो वो उन्हें शास्त्र का ज्ञान देती है कि क्या तुम्हारा शास्त्र ये करने के लिए कहता है कि लाखों माताओं की गोद सुनी हो जाए या फिर लाखों स्त्रियों की मां का सिंदूर पूछ जाए? क्या तुम्हारा शास्त्र तुम्हें यही आज्ञा देता है? और अभी आज मैं अपने खून से तुम्हारे क्या है, अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास को बुझाने आई हूँ। तो कलिंग की हर स्त्री आज तुमसे युद्ध करना चाहती है। पद्मा फिर कहती है, सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। अशोक कहते हैं, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। तलवारें नीचे फेंक देते हैं। पद्मा कहती है, यह क्या महाराज? अशोक कहते हैं अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा कहती है आगे बढ़कर, मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। लेकिन महारानी पद्मावती जो है वो क्या कहती है कि मैं पीछे नहीं हट सकती, मुझे अपने पिता का आपसे बदला लेना है। अशोक कहते हैं सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला। राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। वो क्या है, वो घुटने टेक लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपका अपराधी हूँ और मैं आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूँ, तो आप मेरा सर काट लीजिए। मैं किसी के आगे नहीं झुका, लेकिन आपके सामने नत हूँ, आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूँ। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा
तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करती, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती हैं। तो ये देखकर पद्मा, महारानी पद्मा जो है वो भी कहती है कि जाइए महाराज, स्त्रियां भी जो है वो निहत्तों पर वार नहीं करती, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए यहाँ से जीवित चले जाइए। और स्त्रियों की सेना इसके बाद दुर्ग में चली जाती है। तो इस तरह ये महाराज अशोक का अंतिम युद्ध था। इसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। तो यहाँ क्या था, रानी पद्मावती ने उनको बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि कैसे एक शास्त्र तुम्हें ये आगे कैसे दे सकते हैं कि तुम किसी के भी बेटे, किसी के पति, किसी के भाई की हत्या कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पर पद्मावती रानी की जो सेना थी उसको देखकर अशोक जो है वो भावविभोर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आज से वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब उन्होंने अपनी तलवारें नीचे डाल दी और कहा कि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे, और वो कलिंग से वापस लौट जाते हैं और उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं करते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा आज नहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।